Hello and welcome everyone. So this is our next lecture in the lecture series of Atulya, which is basically aimed at covering the Swift revision for prelims 2022. This is the ecology concept part 3. अब तक हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं in ecology conceptual portion. This is the third part in that direction. So here we are going to discuss about the biomes. Biomes के बारे में हम बात कर चुके हैं earlier as well. So biomes are basically certain regions जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट्स विथ सम यूनिक फीचर्स. और लाइफ एग्जिस्ट कैसे करती है? इट हैज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ एबायोटिक प्लस बायोटिक कंपोनेंट प्लस इंसोलेशन. इनके कॉम्बिनेशन से लाइफ एग्जिस्ट करती है इन बायोम्स, एबायोटिक, बायोटिक एंड इंसोलेशन. सो दिस इज अबाउट द बायोम्स. लार्जली जब हम बायोम को स्टडी करते हैं, वी स्टडी देम बाय कंसिडरिंग देम एज द इकोसिस्टम. तो बायोम को हमने देखा था, इट कैन बी आइदर टेरेस्ट्रियल और aquatic. बायोम्स कैन बी टेरेस्ट्रियल एंड aquatic. जब हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, सो बायोम्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स. किसके बेसिस पर? दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन. So on the basis of vegetation type, we categorize biomes. Biomes are not divided on the basis of climate. So ये जो कैटेगराइजेशन है आपको कई बार कंफ्यूज कर सकती है कि ऑन विच बेसिस बायोम्स आर डिवाइडेड. बेसिकली बायोम्स आर डिवाइडेड ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेशन. अगर हम टेरेस्ट्रियल बायोम की बात करते हैं, नॉट ऑन द क्लाइमेट. बट क्योंकि वी नो बोथ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. क्लाइमेट के असर वेजिटेशन के ऊपर होगा और वेजिटेशन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगी. सो इट लुक्स एज इफ दे आर वेरी डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट इटसेल्फ. तो दिस इज द मैप ऑन द वर्ल्ड जहां पर आप देख सकते हैं देयर आर मेजर बायोम्स. दिस लाइन बेसिकली इज टेलिंग अस about the different latitudes. This is the equator, 0 degree. This is the Tropic of Cancer, the dotted line. This dotted line is Tropic of Capricorn. We have got this idea. So here we have got tropical zone. This is the temperate or mid latitudinal zone. This is the subpolar zone. This is the subpolar zone. All right, so basically these are the categorization. Now you can see different color shades are given. So the darker green patch you can find till here in the northern Australia, right? In the South American part, Mexican region, that is Central American part, this dark is basically representing the tropical forests. और इसमें भी जहां पर ज्यादा रेनफॉल है, it is tropical एवरग्रीन. और उनके कॉन्टिनेंटल साइड में यानी कि ओशन से अंदर की तरफ अगर मूव करते हैं, देन वी गॉट ट्रॉपिकल डेसिडुअस. एवरग्रीन मतलब हो गया जो अपनी लीव्स कभी शेड नहीं करते पूरे साल भर में, फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखाई पड़ते हैं. डेसिडुअस मतलब एक साथ ट्री एक पर्टिकुलर सीजन में जहां पर कम पानी है जिस सीजन में, वहां पर दे विल शेड देयर लीव्स. So these are the tropical forests. Then you have got the dark yellow shade. This dark yellow shade
this dark yellow shade, basically it is about the savanna type of vegetation. Savanna type of vegetation, it is like the grassland of hot and arid region. So semi arid, hot grasslands, ये आप ध्यान रखिए, सवाना, सेमी एरिड, हॉट ग्रासलैंड. यहाँ पर डिस्टिंग्विश सीजन होते हैं, कुछ सीजन बारिश है, कुछ सीजन में बारिश नहीं है. देन यू हैव गॉट दिस लाइटर येलो शेड, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, लाइटर येलो शेड, लाइटर येलो शेड, लाइटर येलो शेड. सो लाइटर येलो शेड में आपको मिलेगा क्या? डेजर्ट मिलेगा लाइटर येलो शेड में. नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब हमने बात की थी डेजर्ट की, तो डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड एट 2 डिफरेंट साइट्स. तो साइट पर, कहां पर? वेयर देयर इज सबसिडेंस ऑफ एयर. सबसिडेंस ऑफ एयर कहां होता है? जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट है. एक कंडीशन है. डेजर्ट आपको कहां मिलेगा? वेयर देयर इज रेट ऑफ इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन इज हाई देन द रेनफॉल. तो यानी कि यहां पर अगर हॉट टेम्परेचर है बट रेनफॉल कम है, तो आपको डेजर्ट मिलेगा. डेजर्ट आपको वहां पर भी मिलेगा जहां पर कोल्ड करंट पास हो रहा है. जहां पर कोल्ड करंट पास हो रहा है वहां पर भी आपको डेजर्ट मिलेगा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट. डेसिकेटिंग इफेक्ट, जहां पर कोल्ड करंट पास होता है. क्यों? क्योंकि जहां कोल्ड करंट पास हो रहा है वहां पर टेम्परेचर कैसा है? इट ब्रिंग्स द लो टेम्परेचर, and due to low temperature it creates a condition of high pressure. So here it is low pressure which results into low temperature which results into high pressure. और high pressure में wind क्या होती है? जो एयर क्या होती है? एयर सबसाइड करती है, ना कि ऊपर उठती है. बिकॉज जब when air rises तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तब बारिश होती है. और एयर के नीचे आने पर क्या होता है? हाई प्रेशर में एयर जब नीचे आती है, देन व्हाट इट रिजल्ट्स इनटू? इट रिजल्ट्स इनटू क्लियर वेदर, no rainfall. Another factor where deserts are formed is the continentality. Continentality का मतलब होता है distance from the sea. sea और ocean. तो ओशन और सी से कितना डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर लैंडफॉर्म का? दैट इज, दीज आर दी सेवरल फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका डेजर्ट फॉर्म होता है. डेजर्ट इज अ प्लेस जहां पर इवेपोरेशन इज हायर देन रेनफॉल, या फिर वी कैन से यहां पर रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर्स पर एनम. दिस इज अबाउट डेजर्ट. तो आप ये फैक्टर्स दिमाग में रखिए. इन अ वे ऑल दोज फैक्टर्स जिनसे बारिश कम हो या फिर इवेपोरेशन बढ़े, दे वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट. तो जहां डेजर्ट होगा वहां पर आपको देयर वुड बी नो और लिमिटेड वेजिटेशन. और यहाँ की वेजिटेशन भी डिफरेंट हो जाएगी. कैसी हो जाएगी? थॉर्नी वेजिटेशन हो जाएगी. उसका आउटर कवरिंग वैक्सी हो जाएगा ताकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ज़्यादा अब्जॉर्ब ना करे, ताकि इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो. थॉर्नी या निडल लाइक उसकी लीव्स होंगी ताकि लीव्स में इवेपोरेशन के लिए कम से कम स्टोमेटल ओपनिंग हो. सो सच टाइप ऑफ सिनेरियो कैन बी फाउंड. ये आपको डेजर्ट टाइप में मिलेगा. और इनफैक्ट जैसे जो भी एरिड या सेमी एरिड एरियाज में वेजिटेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होगी. दे आर थॉर्नी, दे आर बुशी, they have the leaves which are narrower. Even if their leaves are there, they are waxy coated ताकि उनमें evaporation कम हो, insolation का impact कम पड़े. Having seen this, अब वापस अपनी slides पे चलते हैं. So desert area, you can find desert area here. ये जो desert area यहाँ पर है, गोबी, interior of the continent, this desert area is because of the continentality. आप देखिए why this is there? Due to continentality. ये वाला desert area भी continentality की वजह से है. बट ये जो डेजर्ट एरिया है, इसका ये वाला पोर्शन, वेस्टर्न मार्जिन वाला पोर्शन, इट इज ड्यू टू
द कोल्ड करंट, यहाँ कौन सा कोल्ड करंट है, कैनरी कोल्ड करंट, तो कैनरी कोल्ड करंट का डेसिकेटिंग इफेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर इट इज ड्यू टू नामेब डेजर्ट इज ड्यू टू कालाहारी डेजर्ट इज ड्यू टू द कोल्ड करंट, राइट। व्हाट इज दैट कोल्ड करंट, इट इज बेनिगुएलर कोल्ड करंट। सिमिलरली यहाँ पर भी जो डेजर्ट मौजूद है वो किस वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ पैटागोनिया डेजर्ट एटसेट्रा। ये यहाँ पर किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर पेरू कोल्ड करंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका हिल भी मौजूद है। तो व्हाट हैपेंस, जहां पर विंडवर्ड साइड है, जो हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल में देखा था, इन द विंडवर्ड साइड वहां पर तो रेन होगी, बट जहां पर फिर वापस से डिसेंड करेगी वहां पर रेनफॉल नहीं होगी। सो हेयर इट इज द सेम फैक्टर, यहां पर भी यू कैन फाइंड सेम फैक्टर, डेसिकेटिंग इफेक्ट प्लस द प्रेजेंस ऑफ ओरोग्राफिक बैरियर। तो कुछ साइड तो रेन होती है, बट विंडवर्ड साइड में रेन होगी, लीवर्ड साइड में रेन नहीं होगी। विंडवर्ड साइड क्या होती है, विंडवर्ड साइड होती है इफ दिस इज अ हिल, तो जहां पर विंड फ्लो कर रही है, दिस इज विंडवर्ड साइड। सो एट विंडवर्ड साइड एयर राइज होगी और क्लाउड फॉर्म होगा और बारिश होगी। बट यहां पर क्या होगा, एयर डिसेंट होगी। तो हमने ये देखा था वेन एवर एयर डिसेंट्स तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, नो क्लाउड फॉर्मेशन हैपेंस। तो लीवर्ड साइड ये कहलाती है। सो माउंटेन में लीवर्ड साइड में जो भी रीजन होगा वहां पर कम बारिश होगी। सो दिस एड्स टू दी नो रेनफॉल। तो यहाँ पर कोल्ड करंट प्लस इम्पैक्ट ऑफ लीवर्ड साइड, यहाँ पर भी कोल्ड करंट प्लस इम्पैक्ट ऑफ लीवर्ड साइड। यहाँ पर कौन से माउंटेन रेंज है, रॉकीज। यहाँ पर कौन से माउंटेन रेंज है, एंडीज। दीज आर देयर। सो दिस इज द डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन। देन next to desert type there lies this brown color. This entire brown color is referring up to temperate grassland. Similarly temperate grassland आपको यहाँ पर भी मिलेंगे. So these are the grasslands of cold weather. What are temperate grassland? These are the grasslands of cold weather. कोल्ड वेदर है यानी कि डेजर्ट से ज्यादा रेनफॉल है, बट इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं है कि वहां पर ट्रीज सर्वाइव कर सके। सो हेल्दी ग्रासलैंड आर फाउंड हेयर। इनके अलग अलग नाम है, स्टेपीज, प्रेरीज। साउथ अफ्रीकन रीजन में दे आर नोन एज वेल्ड, और इसको प्रोनाउंस करते हैं फेल्ट। सो देयर दीज आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड। देन यू सी हियर ऑन दी वेटर मार्जिन, जहां पर रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होगी ड्यू टू मरीन लोकेशन, जापान भी इसमें इंक्लूडेड है। दीज आर बेसिकली द वेटर मार्जिन्स, द वेटर मार्जिन्स, द वेटर मार्जिन, द लाइट green color. These are the temperate broadleaf forest. Temperate broadleaf forests. Then there comes the blue shade. This is the coniferous forest. तो जैसे हम और कोल्डर एरिया में मूव करते हैं, वी गेट दी कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एंड वी मूव फर्दर नॉर्थ या कोल्डर एरियाज में, सो वी गेट दी टुंड्रा। सो टुंड्रा वेजिटेशन, द डार्कर शेड्स, डार्कर ब्राउन शेड इज बेसिकली द माउंटेनियस वेजिटेशन। सो माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन, एंडीज में माउंटेन वेजिटेशन, यहाँ पर ईस्टर्न हाईलैंड में माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन पर, राइट। सो दिस इज माउंटेन वेजिटेशन। अ स्पेसिफिक एंड स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज चैपरल और मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन और चैपरल, or they are also known as sclerophyllous.
स्क्लेरोफिलस वेजिटेशन, व्हाट आर दे? ये वेजिटेशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अराउंड द मेडिटेरेनियन रीजन, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ situation, in this type of region, what is happening, the rainfall is happening in the winter month, winter rain, summers are dry. This region is having enough of moisture and such conditions which are conducive for the horticultural activities. तो मेडिटेरेनियन रीजन में there is the presence of or the promotion of horticulture. तो यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स भी, फ्लोरिकल्चर भी प्रमोट होता है यहाँ पर. इनफैक्ट इट इज वेरी मच स्ट्रेंथ ऑफ दिस एरिया. दैट इज वाई हेयर द वाइन इंडस्ट्री इज फेमस. द वेजिटेशन इज स्क्लेरोफिलस. This vegetation is thorny plus stunted trees. तो यहाँ पे thorny plus stunted trees मिलेंगे. They have a different deeper root system जो deeper level से भी water को absorb कर सकता है. Further, they result into the horticulture crops. So this is the sclerophyllous vegetation. So with this we can see कि as we move from the rain rich area towards the polar area, we get different types of vegetation and we have seen their name. Same pattern we can find here in this pattern. This is talking about that altitude mimics latitude. Altitude mimics latitude. ये जो फैक्टर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, that they both mimic each other, ये आप यहाँ से देखिए. Here it is the wetter margin, here it is the drier margin. So this is showing the decrease in the precipitation. So this axis is talking about the precipitation. This is talking about the temperature. And we know that जब इक्वेटर से हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है. So this is the latitude. So 0 degree, 90 degrees. किसी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर जब आप इसके ईस्टर्न मार्जिन को देखते हैं, वेस्टर्न मार्जिन देखते हैं किसी कॉन्टिनेंट को, देन यू गेट द इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. फिर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है. पहले एवरग्रीन मिलेगा, देन डेसिडुअस यानी कि मॉनसूनल फॉरेस्ट. जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है इन रीजन में, दैट इज मॉनसूनल फॉरेस्ट. फिर आपको सवाना मिलते हैं जिसमें लार्जली ग्रासलैंड है और बहुत छोटे छोटे ट्रीज मिलेंगे आपको. यहाँ पर ट्री की लेंथ ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ट्री है. यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको एपिफाइट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लाइंबर्स भी मिल जाएंगे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्रोथ भी देखने को मिलेगी यहाँ पर. जैसे जैसे आप दूर मूव करेंगे, वेटर मार्जिन से ड्रायर मार्जिन की तरफ जाएंगे, ट्रीज की पॉपुलेशन कम होती जाएगी. देन सेमी डेजर्ट जहाँ पे आपको केवल ग्रासेस मिलेंगे, बुशेस मिलेंगे. फिर आपको ग्रास में के बाद में केवल श्रब मिलेंगे एंड अल्टीमेटली डेजर्ट में आपको थॉर्नी वेजिटेशन मिलेगी. जब आप थोड़ा ऊपर मूव करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, देन यू विल फाइंड कि टेम्परेचर कोल्ड हो रहा है तो आपको कोस्टल फॉरेस्ट मिलेगा विच इज टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट. देन यू विल गेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बिकॉज इट इज द वेटर मार्जिन. दिस साइड इट इज द वेटर मार्जिन. कॉन्टिनेंट में अंदर चलते हैं तो इट बिकम्स ड्रायर. ट्रीज से फिर ग्रास में कन्वर्ट हो जाएगा विच आर prairies or steppies. These are the grassland. Then semi desert area and then you get the desert or shrub and ultimately desert. इसका एग्जाम्पल है गोबी डेजर्ट यहाँ पर. If you further move along the latitude, then you will get the boreal forest. These are the coniferous forest. Then you get the tundra vegetation. Tundra vegetation mosses lichen जो कि seasonal है, जब बर्फ पिघलती है. Then there is the प्लेथरा ऑफ वेजिटेशन जब नहीं होती, जब व्हेन इट इज दी स्नो, तो वहाँ पे वेजिटेशन ग्रोथ बहुत रिड्यूस हो जाती है. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन वेयर 3 एलिमेंट्स हैव बीन टॉक्ड अबाउट: लैटिट्यूड, टेम्परेचर एंड वेरिएशन इन दी
अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सो वेट से ड्राई में पैटर्न हमें देखने को मिला, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में देखने को मिला, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में देखने को मिला. Similarly, if we are to look the same trend in the mountain system, so we get this type of system. माउंटेन के दो स्लोप होते हैं, एक होता है यूबैक, एक होता है आर्डरेट. दिस इज द सन फेसिंग स्लोप, सन फेसिंग. नदर्न हेमिस्फीयर में जो सदर्न स्लोप होगा दैट इज सन फेसिंग. यहां पर इट इज साउथ. तो नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर अगर माउंटेन आपका, लेट्स से दिस इज इक्वेटर, तो आपके माउंटेन की अगर ओरिएंटेशन वेस्ट टू ईस्ट है तो दिस प्रोसेस विल बी देयर कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है दैट विल बी सन फेसिंग. यहां पर सन फेसिंग नहीं होगा. सन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि जो इसके इसमें इट विल बी हैविंग कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर एट हायर हाइट्स. यहां पर हायर हाइट में हायर टेम्परेचर रहेगा. दिस इज द लाइन 1100 मीटर जहां पर कोल्डर टेम्परेचर है. सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर शैडो वाली जोन में आपको 900 मीटर्स पे मिल जाएगा. सो यानी कि यहां पर सन की वजह से द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज स्लाइटली लेस. यहां पर रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट इज फास्ट. सो नाउ व्हाट हैपेंस एट द फुट हिल, व्हाट विल बी देयर? रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होगी, सो सीजनल रेनफॉल होगी, इसीलिए डेसिडुअस फॉरेस्ट. जब हम ऊपर मूव करेंगे देन व्हाट विल हैपन? मिक्स फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, अ बिट ऑफ कॉनिफेरस, बिट ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट. जब आप आगे बढ़ेंगे देन यू अगेन गेट द डोमिनेंस ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज. तो आपको यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, ओक एटसेट्रा ये आपको देखने को मिलेंगे. फर्दर यू मूव बियॉन्ड, यू मूव टू एल्पाइन जोन जहां पर एल्पाइन मेडोज मिलेंगे. सो हियर इट विल बी द ग्रासेस विच विल बी प्रीडोमिनेंट. फिर आप नाइवल जोन में जाओगे जहां पर इट इज लाइक मोर स्नो इज मोर प्रेवलेंट, स्नो इज डोमिनेंट. तो आपको मॉसेस एंड लाइकन मिलेंगे एंड दैट टू इन द सीजन वेयर इट इज देयर मेल्टिंग ऑफ द स्नो. तो जब थोड़ा हॉट वेदर होगा कंपैरेटिवली एल्पाइन जोन में, एल्पाइन सिस्टम में या माउंटेन सिस्टम में, देन यू विल गेट दी मॉसेस एंड लाइकन. तो अभी व्हाट यू नीड टू सी इज दैट कि जिस तरीके से लैटिट्यूड में यहाँ पर चेंजेस इन वेरिएशन हो रहे थे, वेरिएशन इन वेजिटेशन था, सिमिलरली सेम पैटर्न पर आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा. तो डेसिडुअस मॉनसूनल टाइप, देन कॉनिफेरस, देन अल्पाइन मेडोज एंड अल्टीमेटली मॉसेस एंड लाइकन. सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था. सो दैट इज वाई द फ्रेज इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड. With this, let's try to move further and try to find what are the zones we have read. इक्वेटोरियल जोन के बारे में हमने देखा, 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ दोनों में मिलेगी. क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट दैट वी नो. रेनफॉल इज अबाउट 80 इंचेस एंड फॉरेस्ट आर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. जब हम हॉट जोन की बात करते हैं दैट इज ट्रॉपिकल जोन, 10 डिग्रीज to 30 डिग्रीज बोथ नॉर्थ एंड साउथ. तो आपको फॉरेस्ट मिलता है ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मरीन एंड सुडान टाइप. ट्रॉपिकल मरीन फॉरेस्ट था जो आपका, ट्रॉपिकल मरीन फॉरेस्ट आपको इस जोन में मिलेगा देखने को. सो ट्रॉपिकल मरीन फॉरेस्ट, सो दीज आर दी हेयर हैवी रेनफॉल में बी अप टू 80 इंचेस, मरीन वाले केस में अप टू 70 इंचेस. सुडान टाइप के वेदर में आपको 30 इंचेस की रेनफॉल मिलेगी. फॉरेस्ट विल बी मॉनसून टाइप, सवाना ग्रासलैंड भी आपको मिलेगी सुडान टाइप में. एंड देन यू हैव गॉट दी डेजर्ट वेजिटेशन जहां आपको ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में कहाँ मिलते हैं, सहारन डेजर्ट में आपको मिलेगा देखने में. देन वी हैव गॉट दी वार्म टेम्परेट जोन, 30 to 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में. ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन यू विल फाइंड देम. उसका एक एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन. दूसरा है सेंट्रल कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड जिसका आपने देखा था स्टेपियन प्रेरीज जिसके एग्जाम्पल थे. एंड देन देयर वाज द ईस्टर्न मार्जिन इन विच यू हैड चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नटाल टाइप. सो लेट मी शो यू वेयर वर द चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नटाल टाइप. सो here you get the China type, or you can say the Gulf type or the Natal type.
ये इनका भी सब कैटेगराइजेशन है जो ब्रॉड लीफ वाले फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे, चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नटाल टाइप. So these things we have already considered. Then cool temperate zone 45 to 65 degrees in both the hemisphere. आपको ये भी याद रखना है कि केवल एक हेमिस्फेयर में या दोनों हेमिस्फेयर में. सो हेयर वेस्टर्न मार्जिन में आपको ब्रिटिश टाइप मिलेगा, यानी कि ब्रिटिश आइलैंड में जो वेदर है वो. सेंट्रल कॉन्टिनेंटल में आपको साइबेरियन टाइप मिलेगा. देन ईस्टर्न मार्जिन में आपको लॉरेंशियन टाइप मिलेगा. यहाँ पे रेनफॉल इज इन ऑटम एंड विंटर अप टू 30 इंचेस. लाइट समर रेनफॉल होगी सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप में 25 इंचेस की. देन मॉडरेट समर रेनफॉल होगी लॉरेंशियन टाइप में अप टू 40 इंचेस. डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, मिक्स फॉरेस्ट मिलेंगे आपको. फिर से इस टाइप को एक बार देखते हैं. वेयर यू कैन फाइंड हियर फर्दर इन नॉर्थ इट इज लॉरेंशियन टाइप, it is Laurentian type here, and it is the British type. Then cold zone 65 to 90 degrees, north and south both. Arctic and polar type of condition will be there. Very light summer rainfall, only up to 10 inches. So around 25 centimeters of rainfall will be there. Tundra vegetation inclusive of mosses and lichen will be there. And then we have got the माउंटेन वेजिटेशन, एल्पाइन जोन, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं. दिस टेबल ट्राइज टू समराइज ऑल द टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द एसोसिएटेड वेजिटेशन. नाउ हैविंग सीन द टेरेस्ट्रियल बायोम्स, दिस इज द टाइम टू लुक फॉर द एक्वेटिक बायोम्स. एक्वेटिक बायोम्स मतलब जहाँ पे लाइफ सर्वाइव हो रही है, कहाँ पर, इन दी वाटर एज अ मीडियम. So aquatic biome has the communities basically which are dependent on each other and live in the aquatic ecosystem. तो aquatic biome में उन communities से मिलके बना होता है जो कि aquatic ecosystem में they live. It has got the presence of autotrophs and heterotrophs. Heterotrophs जो autotroph पे consume करते हैं, और autotrophs are mainly here which are photosynthesis based. And further autotrophs में कुछ example आपको deeper sea में आपको chemotrophs भी मिलेंगे जो केमिकल के बेसिस पर फूड को जनरेट करते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. नंबर 1 इज न्यूस्टन. न्यूस्टन्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस, जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स. आपको याद रखना है न्यूस्टन्स एयर वाटर इंटरफेस पर प्रेजेंट होंगे लाइक द फ्लोटिंग प्लांट्स. देन पेरिफाइटन, these are the organisms which remain attached to the stems and leaves of rooted plants or substances emerging above the bottom mud such as sessile algae. तो आपके पेरीफाइटन जैसे यहाँ पर ये पोर्शन है तो इससे अटैच्ड होंगे, बट दे कैन रीच टू द अबव सरफेस लेवल. दीज आर द पेरीफाइटन्स. Then comes the plankton. Plankton are the microscopic floating organisms which may be algae, diatom, protozoan. They are known as the plankton. This can be divided into two types. One is plant based, that is phytoplankton. Another one is the faunal plankton, that is the zooplanktons. So locomotory power of the plankton is limited, so their distribution is largely controlled by the currents or the movement of the water. Another type of organisms is the nekton. These are basically group that contains swimming ability. So fishes do come into this category. Then comes the next category is benthos. Benthos are the benthic organisms. Basically these are found at the bottom of the water. So ये lower reaches में या फिर lower depth पर आपको मिलेंगे, they are benthos. So nekton is the, they have the floating capability, and benthos will be at the bottom, towards the bottom. ये हम बात कर चुके थे पहले ही, इसी की एक बार फिर से देख लेते हैं. लाइक दिस इज द टाइडल जोन. नेरेटिक जो आपके शेल्फ पे मिलेंगे, दो स्पीशीज आर नेरेटिक. देन ओशनिक स्पीशीज आर देयर. जो आपके ओपन वाटर में आपको मिलते हैं, दे आर पेलाजिक. पेलाजिक जोन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एपीपेलाजिक और फोटिक जोन, देन मेसोपेलाजिक, then bathypelagic and abyssopelagic.
फिर अगर डीप लेवल है, कोई ओशन डीप है या ओशन ट्रेंच है, तो वहां पर आपकी जोन क्या कहलाती है? हेडाल। दिस इज अबाउट दी डिविजन्स, और जो ऑर्गेनिज्म जिस डिवीजन में मिलता है उसको उसके साथ रिलेट किया जाता है। बेंथिक जोन में बेंथोस, राइट। नेरेटिक जोन या फिर ओपन ओशन में जो फ्लोट करते मिलते, दे आर नेरेटिक विच हैव स्विमिंग एबिलिटी। नाउ मूविंग अहेड to talk about the different limiting factors, let's try to identify what are limiting factors. Limiting factors का मतलब है जो factors किसी organism के spread को रोकते हैं या फिर किसी ecosystem में किसी और particular type of characteristics को develop होने से रोकते हैं. For example, feats cannot be developed in the aquatic ecosystem क्योंकि वहाँ पर limbs का कोई use नहीं है. So that is why fins are more important in aquatic ecosystem than feats. So there are several limiting factors विच आर देयर, जिनकी वजह से एक इकोसिस्टम में लिमिटेशन देखने को मिलती है. सो एक्वेटिक इकोसिस्टम में सनलाइट इज द लिमिटेशन, क्योंकि यहाँ पर केवल प्लांट और एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. सनलाइट जहां पर फोटिक जोन है अबाउट 200 मीटर्स जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट करती है, वहां पर तो वी कैन गेट द प्लांट्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. उसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा अब फोटिक जोन में. सो फोटिक जोन एंड अब फोटिक जोन, both photosynthesis and respiration activity take place in photic zone, but in profundal zone, that is aphotic zone, जहाँ पे sunlight नहीं पहुँचती, वहाँ पर केवल respirational activity है. और अगर यहाँ पे कोई activity दूसरी है भी जिससे automatically food generate हो रहा है, यानी कि primary producers हैं, तो it is based on the chemoautotrophs. Chemoautotrophs. This is one of the criteria. आगे बढ़ते हैं. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज अनदर क्राइटेरिया जो कि लिमिटेशन है. अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है इट्स गुड, अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है जो कि उस पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम की डिमांड को केटर नहीं कर सकती, देन इट इज द लिमिटिंग फैक्टर. तो ऑक्सीजन बेसिकली इज लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर. जैसे जैसे वाटर वार्म होता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाती है वाटर से निकल के, इट मूव्स आउट टू द एटमॉस्फेयर इफ वाटर इज हाई. दैट इज वाई जब बात होती है ग्लोबल वार्मिंग की, तो उसका असर ओशन पर भी और एक्वेटिक इकोसिस्टम पे भी पड़ता है, क्योंकि वार्म वाटर विल नॉट बी एबल टू होल्ड द ऑक्सीजन. तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन DO विल गेट आउट. नेक्स्ट term is that is associated with the aquatic ecosystem is the winter kill. Winter kill is during the winter situation when the top layer is ice on a water body. तो top layer क्या है? icy. तो उसके नीचे what it does is beyond which it cuts off the light, तो sunlight penetrate नहीं कर पाती और photosynthetic activities reduce हो जाती है, and ultimately what happens? विंटर किल की वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो गया एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन ड्यू टू रेस्पिरेशन इट इंक्रीजेस. तो ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है, तो ऑक्सीजन का लेवल जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है दैट्स लेवल इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. सो इट रिजल्ट्स इनटू द डेथ ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज लाइक फिश. टेम्परेचर भी एक लिमिटिंग फैक्टर है व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्वेटिक इकोसिस्टम. जैसे मोस्टली एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो स्पीशीज है दे डू नॉट हैव वेरी ह्यूज वेराइटी ऑफ ह्यूज रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस. तो दैट इज वाई टेम्परेचर इज वन ऑफ सच लिमिटेशन. अनदर इज द pH वैल्यू. सो वाटर का pH वैल्यू या फिर वाटर के डिजॉल्व सॉल्ट और वी कैन से सैलिनिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर. इफ सैलिनिटी लेवल चेंजेस ड्रास्टिकली तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर असर पड़ता है. That is why if glacial melting will happen, so it will affect a lot of marine organisms which will not be able to survive. So freshwater organisms different होते हैं, marine water organisms different होते हैं because they have different salinity tolerance. Similarly, nutrients को लेकर भी there is a limitation. If there is more of nutrients in the water body, it would result into कल्चरल यूट्रोफिकेशन, यानी कि वहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाएगा, बहुत सारी एल्गी एक साथ ग्रो करेंगी एंड वी नो दैट उनकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा नहीं होती, देन दे विल डाई. एक तो वो कवर करके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रोक देंगी क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी. तो फाइटोप्लैंक्टन एंड अदर
ऑटोट्रॉफ्स वोंट बी एबल टू सर्वाइव. नेक्स्ट थिंग इज, जब उनका डिकम्पोजिशन होगा तो जितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होने लगेगी, तो ऑक्सीजन वोंट बी sufficiently available for other faunal species in the aquatic biome, so it will result into the degradation and destruction of aquatic biome. Now let's talk about aquatic freshwater biomes. So basically ice sheets, ice caps, glaciers, icebergs, bogs, ponds, rivers, etc. These are two type of system. Two means, one is the static, that is stagnant. Another one is the floating or flowing. So flowing type of system. Here's some fact. Lake Baikal is the largest freshwater lake by volume in the world that we know. The system where water is flowing is known as the lotic type. So lotic is equal to flow. So rivers are the part of this. Lentic ecosystem where water is stagnant, like wetlands, lakes, ponds, etc. They are the part of lentic system. Having seen both aquatic as well as the aquatic and the terrestrial ecosystem, next is our those ecosystem which are present in between, marshy ecosystem or the mangrove type of ecosystem. इससे पहले I would like to introduce you with the concept of ecotone. इकोटोन मतलब होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन. जोन ऑफ ट्रांजिशन, एक बायोम B1 और दूसरा बायोम B2, दीज आर टू बायोम्स. तो इनके बीच में एक जोन ऑफ ट्रांजिशन होगी दैट इज हैविंग सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नोन एज द इकोटोन. जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट डेजर्ट और यहां पर फॉरेस्ट, तो बीच में क्या है, इनके बीच में ग्रासलैंड. दिस इज एन इकोटोन. कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉरेस्ट की है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहां पर डेजर्ट की है. तो बायोम्स बहुत लाइक माइन्यूट कैरेक्टरिस्टिक, अगर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है तो बायोम्स में वेजिटेशन चेंज होती है. तो हर दो बायोम जो एक दूसरे के पास है तो उनके बीच में एक जोन बनती है, दैट जोन इज नोन एज द इकोटोन. Similarly, when there is a transition from terrestrial biome, I am writing TB, terrestrial biome, to aquatic biome, I am writing AB. तो आपने कभी देखा होगा whenever there is the meeting point of terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem, तो वहां पर एक saturated zone बन जाती है. मतलब वहां की soil is fully saturated with water. वहां पर पानी फ्लो तो नहीं कर रहा फ्रीली, बट लार्जली इट इज फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर. अगर वाटर है भी तो बहुत कम लेवल का वहां पर अवेलेबल होता है. दैट जोन इज नोन एज द वेटलैंड. और इनके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्शी, फॉर एग्जाम्पल पीटी. तो वेटलैंड्स आर द इकोटोन. किस किस के बीच में? टेरेस्ट्रियल बायोम और एक्वेटिक बायोम के बीच में. So in such wetlands, when they have the specific characteristic कि वो लैंड बायोम और मरीन बायोम के बीच में है, इन दैट सिनेरियो, अगर वो लैंड बायोम और मरीन बायोम के बीच में है, इन दैट सिनेरियो जो इकोसिस्टम डेवलप होता है दैट इज नोन एज द मैंग्रोव इकोसिस्टम. मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम. Now one thing I would like to tell you, जो एज इफेक्ट है, इट टेल्स कि जहां पर दो इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज टेरेस्ट्रियल बायोम, यहां पर मैंग्रोव है या फिर मार्शी है, और यहां पर आपका एक्वेटिक यानी कि मरीन बायोम है, एमबी मरीन बायोम. तो जहां पर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहां पे जो स्पीशीज हैं इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, दीज स्पीशीज विल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स.
इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, ना वो इससे पूरी तरह मैच करेगी ना इससे पूरी तरह मैच करेगी, तो जहां जहां पर होगा तो दे विल बी हैविंग सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इस जोन में जो स्पीशीज होंगी, दे विल बी लीडिंग टुवर्ड्स हायर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगी, सो बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज इन द इकोटोन। दिस इज नोन एज द एज इफेक्ट। उस ट्रांजिशन जोन में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी देयर। जो स्पीशीज वहां फाउंड होंगी, they will be known as edge species, for example mangroves, in that direction. Having seen this knowledge, let's get back to our slides. मैंग्रोव के बारे में जल्दी से पढ़ते हैं. What are mangroves? So basically they represent the littoral forest ecosystem. Littoral means marshy area में जहां पर soil is saturated. These are in the low-lying areas, specifically in the tropical and subtropical regions. ये आपको याद रखना है. 24 to 38 degrees north and south में आपको ये देखने को मिलेंगे. Here, what you get halophytes. Halophytes means plants which can survive in high salinity level. So salinity tolerance is there. Further, they can survive in low oxygen, anoxic condition जिसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो mud है, जो soil है, that is waterlogged. तो ये salinity को भी tolerate कर सकते हैं. At the same time, they can tolerate the higher anoxic conditions, which means low oxygen की presence में. मैंग्रोव ट्रीज की हाइट 8 to 20 मीटर्स तक हो सकती है. दे हैव थिक लीव्स, दिस यू कैन रिमेंबर. फर्दर दे आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. सो यहाँ पर इंसोलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वाई इंसोलेशन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जितनी ज़्यादा इंसोलेशन होगी उतने ज़्यादा प्लांट वाटर कंज्यूम करेगा. कैसे? क्योंकि लीव्स के थ्रू वाटर वो इवेपोरेट करेगा, तो नीचे से वाटर कंज्यूम करेगा. सो ओवरऑल यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रोटेशन में चलता है. एंड दिस कैन ओनली हैपन अंडर दी हायर टेम्परेचर. और हायर टेम्परेचर कहाँ होता है? जहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा है. सो मैंग्रोव्स आर देयर वेयर देयर इज हाई इंसोलेशन. इसकी वजह से फिल्ट्रेशन आउट ऑफ सॉल्ट कैन हैपन. अभी आपको यहाँ पर वाइट क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ऑन दिस लीव. वाई आर दे आर द रिजल्ट ऑफ हाई इंसोलेशन. दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म जिसके थ्रू मैंग्रोव सॉल्ट सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाता है. दे हैव ब्लाइंड रूट्स, समटाइम्स कॉल्ड द निमेटोफोर्स. निमेटोफोर्स मतलब ये रूट्स वाटर के अंदर से बाहर निकलती हुई दे गेट अबव द लेवल्स ऑफ द सॉइल, और वहां से ये ऑक्सीजन को ट्रैप करती हैं. दीज आर निमेटोफोर्स. सीड्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली जर्मिनेट इन ट्रीज इटसेल्फ before falling. This process is known as the viviparity. What is this process? Viviparity. Viviparity का क्या मतलब है कि seeds normally क्या होता है, when they fall on the ground and then they start to germinate in the soil. But यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर soil की condition is not ripe for trees to grow, तो इसीलिए seeds कहाँ grow करती, survive करती, germinate कर जाती हैं. They germinate in trees itself. फिर बाद में they fall. Mangroves have different types of root system. One is like prop, जो कि they enter deep down in the water. Roots are pneumatic, which are basically vertically configured, कि रूट से बाहर निकल के ऊपर आती हैं, पानी से ऊपर निकल के they absorb the air. And then stilt root. Stilt root मतलब छोटी छोटी रूट्स ट्रंक से ही बाहर निकलना शुरू कर देती हैं to provide extra support for the mangroves. ये जो आपको रूट देखने को यहाँ मिल रही है, these are the stilt roots. These roots, stilt roots. ये जो रूट्स नीचे से ऊपर निकल के आ रही हैं, these are pneumatophores. Pneumatophores सॉइल से ऊपर उठ के they are taking up the oxygen. Moving ahead, इंडिया में where we can find the mangrove, these are the locations. सुंदरबन जहाँ मेजॉरिटी ऑफ मैंग्रोव है, महानदी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा रीजन. गोवा में मैंग्रोव आपको देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, एंड देन गुजरात में these are the locations जहाँ पे आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे. So let's see. एक रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो आपके करंट अफेयर्स की वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड, तो रेफर टू दैट वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में एक सेक्शन है मैंग्रोव के ऊपर. दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन एवरी 2 years. तो 2019 में आई थी, नाउ इट इज इन 2021.
अब नेक्स्ट आएगी 2023 में. इट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट दिस सेज इज दैट कि अगर मैंग्रोव की आप पॉपुलेशन देखना चाहते हो, सो मैक्सिमम इज इन दी total mangrove is there in the maximum is in the West Bengal, Sundarban region. Then you have got in Gujarat. Then you have got Andaman and Nicobar. उसके बाद में there are different other. This table can be read to ask मैंग्रोव के बारे में डिटेल. फर्दर व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस कि कहाँ पर मैंग्रोव बढ़े हैं या कम हुए हैं, दे आर द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस. सबसे ज्यादा मैंग्रोव अगर इंक्रीज हुए हैं एरिया के टर्म्स में, इट इज इन दी ओडिशा. अगर मैंग्रोव में सबसे ज्यादा कमी आई है, दैट इज इन दी गुजरात. तो एरिया जो एग्जिस्टिंग एरिया था उससे भी 2 स्क्वायर किलोमीटर्स कम हो गया मैंग्रोव का. देर आर सेवरल स्टेट्स जहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं. सो दिस यू कैन सी, यू कैन आइडेंटिफाई कि 19 के कंपैरिजन में अब तक 17 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मैंग्रोव का बढ़ चुका है. दिस इज व्हाट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 इज टेलिंग अस 19 के कंपैरिजन में. तो आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें बिकॉज देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल ऑन मैंग्रोव्स. मैंग्रोव में भी कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए रूट्स बाहर जाती हैं. हाई सैलिनिटी, इसीलिए उन्हें हाई इंसोलेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को फिल्टर आउट कर सकें. प्लस डायर्नल टाइडल इनंडेशंस. इसका मतलब क्या है, मैंग्रोव्स आर बेसिकली लोकेटेड एट दोज प्लेसेस जहां पर रिवर आके सी से मिल रही है. तो यहाँ पर वी नो दैट कि सी अगर बात करते तो एक मीन सी लेवल होता है, एक होता है हाई टाइड, टाइड के टाइम पे एक होता है लो टाइड. मैंग्रोव्स आपको इस जोन में देखने को मिलते हैं. दिस इज द जोन ऑफ मैंग्रोव. तो यहां पर वाटर सैचुरेटेड होता है, कभी पूरा सबमर्ज हो जाता है. तो दिस वेरिएशन हैज टू बी tolerated by mangroves. So mangroves basically they make up 1% of the tropical forest of the world. इंडिया में अगर ग्लोबल परसेंटेज देखी जाए तो टोटल जो वर्ल्ड में अगर 100% है तो उस 100% का 3% मैंग्रोव कहाँ से आता है, इंडिया के पास से आता है. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव स्पीशीज इन इंडिया, जिसमें से कुछ आप नाम, इनका नाम याद रखने की कोशिश करिए क्योंकि हो सकता है पेपर में स्पीशीज हो और आपको वो फॉरेस्ट पूछे या फिर किस टाइप ऑफ वेजिटेशन में हो. तो बाय डिफॉल्ट अगर इसको पूछते तो इट विल बी इन द मैंग्रोव इकोसिस्टम. ये आपको डेसिडुअस में नहीं मिलेगा, मॉनसूनल रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा. दिस इज दी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जैसे अविसीनिया ऑफिशियनालिस, मोरिंडा, सिट्रीफोलिया, राइजोपोरा, then Sonorata, then Avicennia alba, then Bruguiera, then Heritaria, then Phoenix paludosa, then Cereops tagal. These are the species. बस आप इनके एक बार नाम के पैटर्न को ऑब्जर्व करें because these species can be asked in the paper. हर इकोसिस्टम कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता है अपनी कम्युनिटी, अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए, चाहे वो बायोटिक हो, एबायोटिक हो, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के लिए. तो मैंग्रोव्स डू ऑल्सो प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज. सो अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि मैंग्रोव एक ऐसा सेफर एम्बियंस प्रोवाइड करता है जहाँ पे फिशेस, तो फिशिंग एक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है. फर्दर मैंग्रोव का रिलेशनशिप कोस्टल कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सी वेव्स का इम्पैक्ट कम कर देता है. At the same time, mangrove is also important to have a relationship with or proper development of coral reefs, क्योंकि मैंग्रोव की वजह से it slows down the speed of sediments. तो सेडिमेंट को सेटल डाउन कर देता है. तो सेडिमेंट कोरल रीफ्स तक नहीं पहुंच पाते तो कोरल रीफ सर्वाइव कर देते हैं. और कोरल रीफ्स भी मैंग्रोव्स को हेल्प करते हैं. कैसे कि जो ओशन करंट्स है या वेव्स हैं उनको स्लो डाउन कर देते हैं कि ताकि मैंग्रोव ट्रीज के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. फर्दर कुछ हैजर्ड्स लाइक सुनामी, अगर सुनामी आता है तो मैंग्रोव उसमें एनर्जी डिसिपेट हेल्प करने में हेल्प करता है. सो इट डिमिनिशेस द डैमेज कॉज्ड बाय द नेचुरल हैजर्ड्स. इकोसिस्टम सर्विसेज इट प्रोवाइड्स फॉर मोर देन 33 to 58,000 US dollars per hectare per year.
it helps to regulate climate because it is a major carbon sink. कार्बन सिंक मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है. फिशेस, लॉट ऑफ फिशेस, इस प्रोवाइड्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिज्म. वाटर को फिल्टर करने में हेल्प करता है. कोस्टल प्रोटेक्शन के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट. इट प्रोवाइड दी बेसिक वुड्स एंड अदर थिंग्स जो कि कोई भी फॉरेस्ट नॉर्मली प्रोवाइड कराता है. रिसेंटली दिस स्पीशीज अविसीनिया मरीना इट इज इन द न्यूज बिकॉज यहाँ पर इसके जीनोम सिक्वेंसिंग हुई है. So it is one of the most prominent mangrove species in all the mangrove formations in India. तो इंडिया में इसके जीनोम सिक्वेंसिंग की गई है. जीनोम सिक्वेंसिंग का मतलब कि इसके जीनोम की स्टडी की गई है, हाउ द जीन्स आर अरेंज्ड इन दिस स्पीशीज. सो बेसिकली इट इज अ सॉल्ट सिक्रीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव. तो इसमें स्टडी किया जाएगा कि कैसे इतना ज़्यादा इस सॉल्ट को टॉलरेट कर सकती है स्पीशीज. सो दिस कैन ऑप्टिमली ग्रो in 75% of sea water and it can tolerate of saline water जिसकी salinity 250 times या फिर 250% हो normal sea water के comparison में. This is a rare plant species. It can excrete 40% of the salt intake. तो leaves के through it can simply expel out जितने water में 40 salt है उसका 40% को. And such species form the part of मैंग्रोव जिसको बोलते हैं ग्रे मैंग्रोव या वाइट मैंग्रोव. ये आपके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस एविसीनिया मरीना. जब मैंग्रोव की बात कर रहे हैं तो देयर आर मैंग्रोव्स. हर फॉरेस्ट को थ्रेट है एंड थ्रेट्स कैन बी नेचुरल, थ्रेट कैन बी ह्यूमन बेस्ड. सो दिस ह्यूमन बेस्ड थ्रेट विच इज देयर, इट मे बी रिलेटेड टू फॉडर, सैलिनाइजेशन, माइनिंग, ऑयल स्पिल, एक्वाकल्चर या एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो हम यूज कर रहे हैं. देयर कैन बी नेचुरल थ्रेट्स लाइक सी लेवल अगर बढ़ता है या फिर टाइडल फॉर्मेशन की वजह से जो चैलेंज आता है, रिवर्स में अगर पॉल्यूटेड वाटर जाता है, अगर कोस्टल कम्युनिटी की वजह से जो पोल्यूशन है दैट कैन ऑल्सो क्रिएट थ्रेट. ग्रेजिंग एनिमल्स दे कैन ऑल्सो क्रिएट थ्रेट. पेस्ट्स अगर हैं तो इट कैन ऑल्सो बी द थ्रेट. सो थ्रेट्स आर कॉमन. आपके पास थ्रेट्स को यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं मैंग्रोव के लिए, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल जिनकी वजह से थ्रेट्स जनरेट हो सकते हैं. एक थ्रेट इसमें ये भी हो सकता है कि अगर हम रिवर के वाटर को बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं इन रिजर्वायर्स, सो ये यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है मैंग्रोव कल्टिवेशन के ऊपर, मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर भी. सम ऑफ द एफर्ट्स विच एम्स एट द मैंग्रोव कंजर्वेशन, सो इट इंक्लूड्स, यूनेस्को ने कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई किया है सो दैट मैंग्रोव कैन बी रिस्टोर्ड. सो बायोस्फीयर रिजर्व्स उनमें से एक है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या यूनेस्को ग्लोबल पार्क्स, उनका कुछ इनिशिएटिव है. अनदर इनिशिएटिव इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम, ISME. तो बेसिकली इट इज एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. 1990 से ये मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है. अनदर इनिशिएटिव इज ब्लू कार्बन इनिशिएटिव. सो इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव बेसिकली एम्स टू कर्व द क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज को कर्व करने का आसान तरीका क्या है कि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांट्स और फॉरेस्ट को इंक्रीज करें या एफॉरेस्टेशन ड्राइव करें. सो दिस बेसिकली लुक्स एट द कंजर्वेशन रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम. सो दिस एफर्ट इज कोऑर्डिनेटेड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN एंड इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को. तो आपको ये याद रखने की जरूरत है अबाउट द ब्लू कार्बन इनिशिएटिव. नेक्स्ट इज वी ऑल्सो सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम. यूनेस्को के कहने पर. अनदर इनिशिएटिव इज मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव. सो बेसिकली इट इज द इनिशिएटिव ऑफ IUCN एंड UNDP. दिस इज अ यूनिक इनिशिएटिव जो मैंग्रोव के कंजर्वेशन के लिए, मैंग्रोव इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है. सो मेंबर नेशंस इन दिस इंक्लूड बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, सेचल्स, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम. सो यू कैन रिमेंबर, जब इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्पेसिफिकली देयर हैव बीन सेवरल एफर्ट्स, बट 1976 में देयर वाज अ नेशनल मैंग्रोव कमेटी जिसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैंग्रोव की प्रोटेक्शन जरूरी है. एंड नाउ दिस इज द कमेटी जो इसके बारे में बताती है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन. So with this, we have completed the biomes, different biomes, and hopefully we have enjoyed the session. So thank you very much. From next
point onwards, we will be carrying out our discussion over remaining part of ecology and Indian geography. Thank you.